पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, ये जो पोषक तत्व हैं वो कार्बनिक पदार्थ में आते हैं। और अकार्बनिक पदार्थ में खनिज लवण और जल, ये मुख्य रूप से आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ से। तो कार्बनिक पदार्थ में हम सबसे पहले जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु का मिश्रण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं और जिनका अनुपात 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। ये सवाल कई बार पूछा गया और अक्सर पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का प्रतिशत क्या है, अनुपात क्या है? तो 1:2:1 होता है। आगे बात करते हैं, मानव शरीर में ऊर्जा की लगभग 50 से 70% पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होती है। जो मानव शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है दैनिक क्रियाओं के लिए, उसकी जो है 50 से 70% तक की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होती है। ये पूर्ति किस प्रकार से होती है, इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जलने से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जलाएंगे तो उससे लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। आगे बात करते हैं, मनुष्य भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं तो सबसे मुख्य स्रोत उसका भोजन है। उसमें कौन कौन से स्रोत हैं उस पर नज़र डालते हैं। तो गेहूँ, चावल, जौ, आलू और सब्जियाँ। कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य स्रोत हैं वो गेहूँ, चावल, जौ, आलू और सब्जियाँ। इनके द्वारा हम कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एकल शर्करा मतलब मोनोसैकेराइड्स, द्विशर्करा डाइसैकेराइड्स और बहुशर्करा पॉलीसैकेराइड्स। तो ये जो है मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एकल शर्करा मोनोसैकेराइड्स की चर्चा करेंगे। तो ये सरल हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो 1 से लेकर 10 तक कार्बन परमाणु वाले होते हैं। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इनमें जो कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है वो 1 से 10 तक होती है। 5 और 6 कार्बन परमाणु वाली शर्करा मानव शरीर के लिए उपयोगी होती है। यह सवाल कई बार पूछा गया है कि मानव शरीर के लिए उपयोगी कार्बन प्रतिशत वाली शर्करा क्या है? तो 5 और 6 कार्बन परमाणु वाली शर्करा जो है मानव शरीर के लिए उपयोगी होती है। 5 परमाणु जो है कार्बन वाली शर्करा आरएनए और डीएनए होती है, जबकि 6 परमाणु कार्बन परमाणु वाली शर्करा में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मोनोज और ग्लैक्टोज और डेक्टोज ये प्रमुख होते हैं। तो जो मोनोसैकेराइड्स है इसमें कार्बन परमाणु 1 से लेकर 10 तक होते हैं और मानव जीवन में 5 और 6 कार्बन परमाणु वाली शर्करा बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इसके समीकरण पर नजर डालेंगे तो देखिए ये C12H22O11 जब जल से विक्रिया करता है तो 2 अणु C6H12O6 का मिलता है। अब इसमें देखिए C6 जो है कार्बन की जो परमाणु संख्या वो 6 है। तो यह एक मोनोसैकेराइड्स का उदाहरण है। ग्लूकोज जो है वो शरीर का ईंधन कहा जाता है, जो कि एक मोनोसैकेराइड है, उसको शरीर का ईंधन कहा जाता है। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। जो फ्रक्टोज है वो सबसे मीठी शर्करा होती है और इसे फल शर्करा भी कहा जाता है। तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है और इसको फल शर्करा भी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं द्विशर्करा या डाइसैकेराइड्स की। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? जब दो एकल शर्करा आपस में मिलकर ग्लाइकोसिडल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो डाइसैकेराइड्स का निर्माण होता है। तो जब 2 एकल शर्करा या मोनोसैकेराइड्स ग्लाइकोसिडल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो वे डाइसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं।
समीकरण पर नजर डालेंगे, ये एक मोनोसैकेराइड है और एक और मोनोसैकेराइड C6H12O6 प्लस C6H12O6। दो मोनोसैकेराइड्स जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो C12 C12H22O11 मतलब एक डाइसैकेराइड, एक डाइसैकेराइड्स को नया डाइसैकेराइड उत्पन्न होता है। तो ये जो है दो एकल शर्करा या मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसिडल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं और डाइसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं डाइसैकेराइड्स के प्रकार की। तो जो डाइसैकेराइड्स हैं ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड्स है और फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड्स है। तो दो मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं जो कि एक डाइसैकेराइड्स बनता है। अब इसका उदाहरण गन्ना और चुकंदर है। गन्ना और चुकंदर में सुक्रोज पाया जाता है जो कि एक डाइसैकेराइड्स है। तो दूसरा डाइसैकेराइड का प्रकार है वो माल्टोज है। जब दो ग्लूकोज आपस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज अभिक्रिया करते हैं तो माल्टोज का निर्माण होता है। डाइसैकेराइड्स का जो दूसरा रूप है वो माल्टोज है। तो माल्टोज का निर्माण दो ग्लूकोज के आपस की अभिक्रिया के द्वारा होता है। इस पे एक नजर डालेंगे उदाहरण पे। तो जो अनाज है उसमें माल्टोज पाया जाता है। और तीसरा लैक्टोज। जब ग्लूकोज और ग्लाक्टोज आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो लैक्टोज का निर्माण होता है। उदाहरण, इसका मुख्य उदाहरण दूध है। ये जो डाइसैकेराइड्स के प्रकार हैं इनमें कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स मिलकर कौन कौन से डाइसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए और इसको जल्दी से याद करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनता है और इसका उदाहरण गन्ना और चुकंदर है। माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज मतलब दो ग्लूकोज आपस में मिलकर माल्टोज का निर्माण करते हैं। और लैक्टोज ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मिलकर लैक्टोज का निर्माण करते हैं। ये डाइसैकेराइड्स के मुख्य तीन प्रकार हैं। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स या बहुशर्करा की। तो पॉलीसैकेराइड्स जो है जब एक मोनोसैकेराइड्स और एक डाइसैकेराइड्स द्विशर्करा मिलकर आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण होता है। तो एकल शर्करा और द्विशर्करा मिलकर जो है पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं। इसके जो मुख्य उदाहरण है सेल्यूलोज जो पौधों में पाया जाता है, स्टार्च वो भी पौधों में पाया जाता है और इसका एक अन्य उदाहरण ग्लाइकोजन है जो जंतुओं में पाया जाता है। तो एक एकल शर्करा, एक पॉलीसैकेराइड्स और एक डाइसैकेराइड्स मिलकर जो है पॉलीसैकेराइड्स का एक मोनोसैकेराइड्स और एक डाइसैकेराइड्स मिलकर पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं। आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य क्या है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्यों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर की ऊर्जा की पूर्ति करना। कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य है वो शरीर की ऊर्जा की पूर्ति ऑक्सीकरण के द्वारा करता है। विटामिन सी का निर्माण, जैसा कि जानते हैं कि विटामिन सी निर्मित होता है, तो विटामिन सी का जो निर्माण है वो भी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होता है। आगे बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड का जो है निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होता है। और जंतुओं के बाह्य कंकाल में जो कार्बोहाइड्रेट में प्रयुक्त होता है वो काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट प्रयुक्त होता है। मतलब काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट से जंतुओं का बाह्य तंत्र जो है, बाह्य कंकाल तंत्र निर्मित होता है। तो जो मुख्य कार्य हैं वो ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर की ऊर्जा, विटामिन सी का निर्माण, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण और जंतुओं के बाह्य कंकालों का निर्माण करना कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है। आगे बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया गया वो जे बार्जेलस ने सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के अणु भी होते हैं। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं, तो प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के भी अणु होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से।
प्रोटीन एक जटिल यौगिक है जो 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। जो प्रोटीन है वो एक जटिल यौगिक है, ये जो है 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन निर्मित होता है। जो हमारा शरीर होता है इसका लगभग 15%, 15% भाग जो है वो प्रोटीन से निर्मित होता है। प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करना है। प्रोटीन मुख्य रूप से मनुष्य की जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूती प्रदान करता है। मनुष्य को लगभग 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दैनिक जीवन में स्वस्थ रहने के लिए जो वयस्क मनुष्य है, तो वयस्क मनुष्य के लिए लगभग 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें लगभग 10 प्रोटीन का निर्माण जो है शरीर स्वतः करता है, और जो शेष 10 प्रोटीन बचते हैं उनको हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो मानव को लगभग 20 प्रकार के प्रोटीनों की आवश्यकता होती है, और जिसमें आधे स्वनिर्मित मानव शरीर में और आधे जो है भोजन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। प्रोटीन के प्रकारों पर नजर डालेंगे तो प्रोटीन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सरल प्रोटीन, वे प्रोटीन जो केवल अमीनो एसिड से बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं। प्रोटीन के जो भाग हैं वो 3 हैं। सबसे पहला है सरल प्रोटीन, तो वो प्रोटीन जो केवल अमीनो एसिड से बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरणों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले एल्ब्यूमिन, आगे ग्लोब्यूमिन्स, प्रोलेमिन्स और ग्लूरेमिन्स, ये जो है सरल प्रोटीन के मुख्य उदाहरण हैं। आगे जो प्रोटीन का दूसरा भाग है वो संयुग्मी प्रोटीन है। जब अमीनो एसिड की श्रृंखला में कोई दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है तो एक संयुग्मी प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके उदाहरण में जो मुख्य है वो हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, कीरेटिन और म्यूसिन इत्यादि हैं। आगे व्युत्पन्न प्रोटीन जो है प्रोटीन का तीसरा भाग है, वो वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जल अपघटन से बनते हैं वो व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। तो वो प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जल अपघटन के द्वारा बनते हैं वो व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे इंसुलिन और फाइब्रिन जो व्युत्पन्न प्रोटीन के मुख्य उदाहरण हैं। तो ये प्रोटीन के मुख्य 3 प्रकार थे, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। अगर बात करते हैं प्रोटीन के मुख्य कार्यों की, तो मानव शरीर में प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन कोशिकाओं, ऊतकों और जीव द्रव्यों के निर्माण में भाग लेते हैं। जो प्रोटीन है वो शरीर में कोशिका, ऊतक और जीव द्रव्यों के निर्माण में भाग लेते हैं। शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। अगर शरीर जो है अगर प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो मनुष्य की शारीरिक वृद्धि रुकती है। आगे आनुवांशिक लक्षणों के विकास का जो नियंत्रण होता है वो भी प्रोटीन के द्वारा ही होता है। आनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण प्रोटीन के द्वारा होता है। अब प्रोटीन के बाद बात करते हैं वसा की। वसा क्या है? ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणु होते हैं। जो वसा है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं। वसा ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों का ईस्टर होता है। ईस्टर होता है वसा जो है वो ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों का ईस्टर होता है। 1 ग्राम वसा के जलने से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इन सबसे कहीं अधिक, मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है हमें वसा से प्राप्त होती है। जो 1 ग्राम वसा के जलने से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।